Hello and welcome everyone. Welcome to today's class. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to teach you about the dual behavior of the matter. So the dual behavior of matter was first explained by the French physicist in 1924, and the name of that scientist is de Broglie. So this concept is very much important because it leads to the quantum mechanical model. So let's begin. Okay, so move towards the book. NCERT, हम NCERT से ही क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो NCERT में मैं आपको लेके चलता हूँ उस टॉपिक की तरफ जहाँ पर हमें देखना है कि हम कैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टडी के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें से आज अभी हम ड्यूअल बिहेवियर की स्टडी करेंगे. ओके, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो कि हम अभी जस्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो it is the concept which leads towards the quantum mechanical model of the atom. तो what happened, जब बोर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, there were some drawbacks, some shortcomings were there. जैसे कि बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे, फिर हमने कहा कि वो एक फ़िक्स ट्रैजेक्टरी में घूमता रहता है, लेकिन फिर हम अभी जब ये दोनों रूल्स पढ़ लेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो फिक्स ट्रैजेक्टरी यानी ऑर्बिट पे नहीं घूमता है. देयर इज़ सम 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ द मैक्सिमम, दैट इज़ टर्म्ड एज ऑर्बिटल. ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे इन लेक्चर्स में. तो हमारा इसमें इससे समझाई गई है NCERT में. अगर आप देखिए कि ये जो बोर का मॉडल था ये बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करने में तो कैपेबल था, पर देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, है ना. उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 2 रूल्स आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं, 2 मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं. इसमें पहला है ड्यूअल बिहेवियर मैटर, जिसको हम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से पढ़ते हैं. डी ब्रॉगली वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. एंड द सेकेंड वन इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हम अभी के लेक्चर में डी ब्रॉगली पढ़ेंगे. ओके, तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम डी ब्रॉगली था. उन्होंने 1924 में ये बोला कि जिस तरीके से, जैसे कि 1904 और 5 के अराउंड आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि जो हमारा लाइट होता है, दिस लाइट इज़ हैविंग द ड्यूअल बिहेवियर. ये हमारा आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था. उसके बेसिस पे हम ये जानते हैं कि जो लाइट है वो ड्यूअल का मतलब आप समझते हो. ड्यूअल का मतलब इसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक भी हो और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो. तो लाइट में तो इन्होंने बोला कि ड्यूअल बिहेवियर होता है. कौन कौन सा कैरेक्टर? पार्टिकल एंड वेव. इसको एक्सप्लेन भी किया था लाइट में. तो उसी तरह से डी ब्रॉगली ने बोला कि 1924 इन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से रेडिएशन में ड्यूअल बिहेवियर होता है उसी तरीके से मैटर के अंदर भी होता है. In 1924 he proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and the wave like character properties. Okay, अब जब ये बात कही जा रही है कि इसके अंदर भी मतलब पार्टिकल और वेव कैरेक्टरिस्टिक को, किसके अंदर? मैटर की हम बात कर रहे हैं. ओके, तो आइंस्टाइन ने किसकी बात की थी? लाइट की बात की थी कि लाइट में ड्यूअल बिहेवियर होता है. पर डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि मैटर में भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, यानी इसके अंदर भी पार्टिकल और वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा. और इसको डी ब्रॉगली ने मैटर वेव का नाम दिया, मैटर वेव. ओके, या डी ब्रॉगली वेव भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, पर मैं डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आपकी NCERT में इसका डेरिवेशन है नहीं. तो यहाँ पे उन्होंने एक पूरा फार्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू h/mv, जो कि बहुत ईजी है क्योंकि अभी आपसे मैंने कहा कि पार्टिकल बिहेवियर भी है, वेव बिहेवियर भी है. तो ये जो लैम्डा है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेव नेचर, ये वेव कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और जो mv यानी कि जो मोमेंटम है ये हमारा पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. और h क्या है हमारा? ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बोर्स मॉडल था वो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक्स का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उस पर बेस था, पर उसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए. देन उसके बाद हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट मॉडल केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, तो लेम्डा जो हमारा यहाँ पे है, ये लेम्डा हमारा होगा वेव कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल. एंड दिस लेम्डा इज इक्वल टू h/mv. दिस इज़ द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप या डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहलाती है ये. जहाँ मैंने आपसे क्या बताया, ये वेवलेंथ जो है ये वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मोमेंटम है जो आपको बता रहा है पार्टिकल कैरेक्टर. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों ही मतलब वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों ही मैटर में भी होता है. दैट इज़ वाई जो वेव ये पार्टिकल एग्जिबिट करते हैं, मैटर जो एग्जिबिट करता है वेव बिहेवियर, इसके लिए हम इसको मैटर वेव का नाम देते हैं. ठीक है, इट इज़ टर्म्ड एज मैटर वेव. अब ये डेरिवेशन आया कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है कि क्योंकि अगर ये पार्टिकल, अगर मैं बात करूँ कि
जो हमारी फोटोन की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टाइन ने एक एनर्जी और मास का रिलेशन दिया था पार्टिकल बिहेवियर के लिए, तो दैट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। तो दोनों, क्योंकि अब दोनों ही बिहेवियर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो एच न्यू इज़ इक्वल टू mc² होगा और न्यू इज़ इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, तो एच सी लेमडा इंटू mc², ये सी यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला अब बनेगा, अगर मैं इसको साइड को एक्सचेंज करूँ, लेमडा को इस साइड भेजूँगा, तो लेमडा इज़ इक्वल टू हो जाएगा h बाई mc। तो दिस लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc, जो ये वैल्यू बोली गई है वहाँ लेमडा है वेवलेंथ, h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, m इज़ द मास एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया, दिस फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc। So this formula is basically applicable in the case of electromagnetic radiation, बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये मैटर वेव है, तो मैटर वेव की जो ये जो h है वो तो सेम रहेगा, है ना, मास भी उसका मैटर का अपना होगा, पर वेलोसिटी c नहीं हो सकती, बिकॉज दिस c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज v जो है होगी वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ओके, तो इस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं। तो ये तो हो गया डेरिवेशन, लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv कैसे आया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर में एक बेसिक से कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो डेरिवेशन के बाद हमारा आता है पार्टिकल क्या होती हैं, वेव क्या होती हैं। तो पार्टिकल का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ये लोकलाइज्ड होते हैं, मीन्स यू कैन ईजिली गेस कि कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल क्या होती हैं, पार्टिकल बिहेवियर क्या होते हैं और वेव बिहेवियर क्या होते हैं दोनों में, तो ये लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज का मतलब इनका हमें फिक्स पाथ, जैसे मान लेते हैं एक कार जा रही है तो हमें पता है कि किस रास्ते पे जा रही है, किस स्पीड से जा रही है। तो लोकलाइज का मतलब यू कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी, बट ये नॉन लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये नॉन लोकलाइज का मतलब है कि इसका फिक्स्ड आप पाथ नहीं बता सकते हो, या ठीक है, इसलिए इसके लिए हम डी लोकलाइज्ड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं। देन अलॉन्ग विद दिस अगर कोई एक पार्टिकल है और वो वहाँ पर दूसरा पार्टिकल, अगर सेम फेस पे कोई दूसरा पार्टिकल होता है तो वो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मान लेते हैं अगर एक ट्रैक पे कोई एक कार जा रही है तो उसी पे एग्जैक्टली दूसरी कार नहीं जा सकती। ठीक है, या उसके पीछे होगी या तो उसके आगे होगी या उसके साइड में होगी, पर उसी के ऊपर नहीं चलेगी। लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं तो एट द सेम रीजन 2 या 3 वेव एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब मोर देन 1 वेव कैन एग्जिस्ट ऑन द सेम फेज। ठीक है, और वो सेम फेज़ में एग्जिस्ट करती है, जिस फिनोमेना को हम इंटरफेयर की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं। दिस टर्म्ड एज इंटरफेरेंस। दो वेव, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 पत्थर हैं, अगर आप कहो कि ये पत्थर, जैसे ये पत्थर यहाँ से आपने फेंका तो ये जब मान लेते हैं पाथ उसने फॉलो किया, बिल्कुल सेम उसी के साथ साथ दूसरा पत्थर चले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड पे आपने एक पत्थर डाला है, तो ऐसे एक पत्थर डालेगा तो इस तरीके से उसकी वेव्स चलती हैं, वाटर वेव्स जो चल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से सब तरफ सारे कॉर्नर की तरफ मूव करेंगी वो, है ना। तो अब आप इसमें अगर दूसरा पत्थर यहाँ डाल दोगे तो इसकी वेव भी आएगी और इसकी वेव दोनों की वेव एक दूसरे के साथ मिल जाएगी और इंटरफेरेंस करने के बाद एक नई वेव वो जनरेट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सेम फेज पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट वेव एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो पार्टिकल हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, पर ये डीलोकलाइज्ड होते हैं वेव्स। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि एट द सेम फेज मोर देन 1 पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, बट in the case of waves they at the same phase more than 1 wave can exist. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो टोटल वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि आपने कहा कि एक ही जगह पे एक से ज़्यादा, एक स्पेस में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर आप मूव करा रहे हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो उसका मास होगा वो सम हो जाता है। पर अगर हम बात करते हैं वेव्स की, अगर हम मास की, टोटल मास की बात करें, तो इट इज़ द सम ऑफ मासेस, ठीक है, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। लेकिन जब हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स हमारी जो होती है वो इंटरफेरेंस करती हैं, और इंटरफेरेंस करने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनाती है। एक रिजल्टेंट वेव बनाती है तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। 2 तरह की वेव्स रिजल्टेंट वेव होती है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव। 2 तरह की वेव से बन सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, मान लेते हैं ये एक वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, दूसरी वेव सेम फेज़ पे आ गई तो ये इस तरीके की हो गई। तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी जो मतलब रेडिएशन, जो उसका वेव होगी वो ऐसे ही कुछ बनेगी इस तरीके से, मतलब सेम फेज़ पे ही बनेगी, पर ये जो होगी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है। लेकिन अगर जैसे ये एक वेव चल रही थी, जिस तरीके से एक वेव चल रही है और दूसरी वेव आपने जो डाली वो उल्टी चल रही है, मतलब वो नेगेटिव फेज से शुरू हो रही है, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इन्फ्रेंस हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इन्फ्रेंस का मतलब जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्टिकल और वेव का छोटा सा डिफरेंस। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव बिहेवियर और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं भी फटाफट वो भी समझा देता हूँ, कुछ खास नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और ये मैटर वेव क्या होती हैं। दो तरह की वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी थी वो हमारी आइंस्टाइन के कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन थी उससे या उनके कॉन्सेप्ट से समझी जाती है, पर मैटर वेव हमारी डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से समझी जाती है। तो पहले तो ये समझना है कि मैटर वेव है क्या। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरीके से लाइट में ड्यूअल बिहेवियर होता है वैसे मैटर में भी होता है, इसलिए वो मैटर वेव उसका नाम आया। तो सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे दो तरह की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जो कि इसमें नहीं होती है मैटर वेव में। दूसरा है कि इट डज़ नॉट नीड नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रैवल, है ना, मीडियम नहीं चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। तो इस तरीके से इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, मीडियम चाहिए इसको मैटर वेव को ट्रैवल करने के लिए। देन इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी स्पीड होती है, पर इसकी जो स्पीड होगी इट इज़ नॉट इक्वल टू सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरीके से दे आर सर्टेन डिफरेंस जो कि हम मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारा डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ड्यूअल बिहेवियर का वो मैटर में भी होता है, पर जब इसको अप्लाई किया गया तो हमने देखा कि ये माइक्रोस्कोपिक दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रोस्कोपिक जो जनरली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं मैक्रो यानी कि जो सब एटॉमिक नहीं हैं, जिनका मास थोड़ा सा भी कंसिडरेबल होता है। तो मैक्रो एंड माइक्रो, तो जब इसको अप्लाई किया गया तो माइक्रोस्कोपिक पे तो ये क्लियरली एप्लीकेबल हुआ, बट माइक्रोस्कोपिक पे ये अप्लाई तो करते हैं पर ये उतना क्लियरली हमें दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज जो ये वेवलेंथ एग्जिबिट करते हैं, द वेवलेंथ जो ये एग्जिबिट करेंगे इट इज़ टू शॉर्ट, ये बहुत छोटी होती है एंड इतनी छोटी होती है कि इट इज़ नॉट लाइंग इन अवर एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल होगी मतलब कहने का है कि जो वेवलेंथ ये एमिट करेंगे जो भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, जैसे एक बॉल है, कार है, हम हैं, है ना, कोई भी स्टोन है, तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक। तो ये वेवलेंथ जो निकालते हैं ये वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और इसीलिए वो अनकंसिडरेबल हो जाती है, जो क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, वो हम किसी भी स्पेक्ट्रम में उसको जान नहीं सकते। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमारा 2.12 प्रॉब्लम जो यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ ए मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप फटाफट देखिए, इसका न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया है। तो अब पहले तो एक समझिए एक बात, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक है, 0.1 किलोग्राम ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी क्या समझाया कि जो वेवलेंथ होगी बहुत शॉर्ट होगी। तो आप देखते हैं लेमडा निकाल के कितना आ रहा है। तो देखिए लेमडा ऐसी कितनी आ रही है, देखिए -10⁻⁻34, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट मतलब बहुत छोटी है, जो कि हमारे स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती। इट इज़ अनकंसिडरेबल यू कैन से, क्योंकि आप एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ पढ़ते हो, नैनोमीटर में पढ़ते हो, पिकोमीटर में पढ़ते हो। ठीक है, मतलब 10⁻⁻9 हमने पढ़ा है, 10⁻10 पढ़ा है, 10⁻12 भी पढ़ा हुआ है, लेकिन 10⁻34 जो कि इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। यानी कहने का मतलब है कि जो मैटर होता है वो जो वेवलेंथ एमिट करते हैं, जो वेव प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, जिसकी वजह से लेमडा आपने निकाला है, ये लेमडा बहुत ही कम होता है, जिसको हम ना के बराबर मान के चलते हैं। तो कुल मिला के डी ब्रॉगली का इतना कहना था कि जो मैटर होती है वो भी ड्यूअल बिहेवियर पजेस करती है। ठीक है, पर ये माइक्रोस्कोपिक पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल होती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो उसकी वेवलेंथ कंसिडरेबल होगी, वो हमें दिखाई पड़ेगी। लेकिन जैसे हम इसको मैक्रोस्कोपिक पे लगाते हैं तो ये जो वेवलेंथ एग्जिबिट करते हैं वो अनकंसिडरेबल हो जाती है, बिकॉज इट इज़ टू शॉर्ट। अब वही देखिए, सेम हमने अगर अप्लाई कर दिया, अगर हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया किसी एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, ये हमारी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है 2.13। तो इसमें देखिए द मास ऑफ एट इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इफ द
इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, यानी यहाँ पे हमने फिर से काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी इतनी आ गई, फिर लेमडा निकाला, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी से, तो हमारी लेमडा की वैल्यू देखिए नैनोमीटर में आ गई, जो कि हमारी स्पेक्ट्रम में लाई करती है, यानी कि इट इज़ कंसिडरेबल। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट रिजल्ट जो हमने अभी पढ़ा डी ब्रॉगली से, वो ये पढ़ा कि मैटर वेव जो होती है, यानी कहने का मतलब मैटर भी हमारा ड्यूअल बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, मतलब पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करेगा, पर जैसे इसको आप मैक्रोस्कोपिक पे लगाते हो तो वेवलेंथ बहुत शॉर्ट हो जाने की वजह से वो अनकंसिडरेबल हो जाती है, पर माइक्रोस्कोपिक पे लगाते ही वो कंसिडरेबल हो जाती है, बिकॉज वो हमारे स्पेक्ट्रम में लाई करती है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, this electron is also having the dual behavior, that is why it has some mass को, जो कि हालांकि बहुत कम है, and it has a certain wavelength। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या सीखी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी ड्यूअल बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और नीचे एग्जाम्पल वो भी देख लीजिएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ दिस वन, तो इस तरीके से इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा मास। द फार्मूला इज अगेन सेम, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले ये बताया कि बोर्स के कॉन्सेप्ट में जो लिमिटेशन थे, वो लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्योंकि हमारी जो बोर का कॉन्सेप्ट था वो प्लैंक की थ्योरी पे बेस्ड था, और प्लैंक की थ्योरी में बेस्ड होने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है। और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमको वो पढ़ाने से पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, एंड द सेकंड वन इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमने अभी आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बताया, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बता रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया था कि इन 1924 अराउंड फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली ने ये बोला था, जिस तरीके से लाइट में ड्यूअल बिहेवियर होता है, सिमिलरली पार्टिकल्स में भी यानी कि मैटर में भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, मतलब पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर, जिसको लेकर उन्होंने एक डेरिवेशन किया, जो डेरिवेशन मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया था, आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। और लेमडा की वैल्यू हमारी h बाई एम वी आ गई थी। ठीक है, तो लेमडा इज रिप्रेजेंटिंग द वेव कैरेक्टर, दिस लेमडा इज रिप्रेजेंटिंग द वेव कैरेक्टर, एंड न्यू एम वी जिसको हम h बाई पी भी लिखते हैं, ये मैं आपको लिखना भूल गया था, तो हम इसको h बाई पी भी लिखते हैं। तो दिस p इज़ द मोमेंटम जो कि पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है। फिर बाद में मैंने ये बताया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और मैटर वेव क्या होती है। ठीक है, तो जो वेव ये डी ब्रॉगली बोल रहे थे, मैटर में जो वेव होती है उनको उन्होंने मैटर वेव का नाम दिया या डी ब्रॉगली वेव का नाम दिया। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वेट कर दिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।